अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको एक बार फिर करते हैं खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। नए अंदाज, नई आवाज़, नई उमंग और नई तरंग के साथ ये प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ माया खान और हमारे साथ शाहजेब। हम लोग आज शाहजेब समझ नहीं आ रहा, प्रोग्राम का आगाज़ इतनी उदासी, इतनी अफसुर्दगी के साथ हो रहा है कि कभी कभी होता है ना, इंसान बात करना चाहता है और अल्फाज नहीं साथ दे रहे होते। शायद यही वो कैफियत है। अल्फाज में हमारे लड़खड़ा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हमने देखा एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा और इस पे वाकई इंसानियत शर्मा गई है। जैसे कि हम देख रहे थे कि प्रियंका कुमारा को जिस तरीके से फैक्ट्री मुलाजमीन ने उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद तशद्दुद करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा आहिस्ता पुलिस की रिपोर्ट्स भी कुछ सामने आ रही हैं। शायद मैंने सुना कि फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया गया और भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ऐसा बता रही थी कि जो वहाँ पर मुश्तिल अफराद थे, जितने वहाँ पर मुलाजमीन थे फैक्ट्री के, उनकी ये मनसूबाबंदी भी थी कि वो फैक्ट्री को आग लगाएंगे। पुलिस ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो फैक्ट्री मालिक है उस पर माया तशद्दुद किया गया है। वेरी सैड। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऑब्वियसली एक जान चली गई। हम इंसान हैं और हमें सबसे बड़ी जो हमारे लिए अहमियत होनी चाहिए, बीइंग ह्यूमन इज ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और जैसे कि आप इंसानियत की बात कर रही हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी यही कहा है कि आज हम सबका सर शर्म से झुक चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, नॉट एट ऑल। इंतहा पसंदी में हम सब लोग मुत्तहिद हैं इसके खिलाफ और हम सबको मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ जंग लड़नी है। ये किसी एक शख्स का या एक जमात का मसला नहीं है। और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रियंका कुमारा पर जुल्म हुआ, यकीनी तौर पर जो उसके मुल्जमान हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि 13 मुल्जमान हैं जिनकी राहदारी रिमांड 124 को गिरफ्तार किया, 124 को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बात वाकई में शाहजेब वाली बात के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही कहा कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि एक इंसान हमारा मेहमान, बस अल्लाह पाक जो है सबके लिए अच्छे मामलात फरमाए। लेकिन माया, इसके साथ साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और डट कर मुकाबला करते हैं सबका। और ऐसे में एक एग्जाम्पल हमारे सामने आई अदनान मलिक की, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमगा शुजात का ऐलान किया है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो वाली बात है कि इस वक्त जो है हमारी सिचुएशन जिस पे हम फेस कर रहे हैं, जिस तरह हमारा जो है वो वीक का एंड हुआ, वो ऐसी खबर पर हुआ कि हम लोग सब अफसरदा थे और दिल और दिमाग जो है वो। लेकिन जब अदनान मलिक की बात आई तो एक ये एहसास हुआ कम से कम वहाँ पर कोई अपना था जो एक इंसानी दिल रखता था, जिसके लिए तमगा शुजात का जो है वो ऐलान। थोड़ी सी हमारी उम्मीद जागी अदनान मलिक के एग्जाम्पल के बाद। जैसा कि उसने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बचाना था। मतलब इतने बड़े हुजूम में सिर्फ एक शख्स था जो इंसानियत बचाने निकला था। उसने मिन्नत समाजत भी की और बहुत कोशिश की भी की। वो जख्मी भी हुआ इसमें माया। होता है ना शाहज़ेब कि जब हम बहुत डार्क प्लेस में होते हैं, चाहे वो तवील अरसे का हो या कुछ लम्हे का हो, उस लम्हे में कोई भी एक इंसान अपना एक अच्छा किरदार अदा करता है ना, वो अपनी नेकी कमा लेता है। बेशक। मैं ये समझती हूँ अदनान मलिक ने अपनी नेकी कमा ली, अल्लाह के बारगाह में वो सुरखरू हो गया। मैं ये समझती हूँ कि उसने ये काम करके वाकई में पाकिस्तानियों का दिल जीत भी लिया और दुआएं भी मेरे ख्याल समेट ली और बटोर ली। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ अब आपको ये भी बता दें कि जैसा कि रोज़ाना हम आपको कोई ना कोई खबर देते हैं महंगाई के हवाले से, तो आगे बढ़कर हम ये भी बता दें कि महंगाई में इजाफा इस तरीके से हो रहा है कि एक मिनी बजट आने वाला है। और इस मिनी बजट आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी और जो दरामदी गाड़ियां हैं उन पर भी जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा। तो इसके साथ साथ हम आपको ये इस पर तफसीली बात भी करेंगे कि मिनी बजट में क्या कुछ होगा। आगे चलकर प्रोग्राम में सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शाहज़ेब मुझे बताइएगा, 1000 सीसी की गाड़ियों पर जो है वो जो टैक्स था वो अब दोबारा से, क्योंकि गाड़ियां फिर महंगी होने वाली है। सेल्स टैक्स की जो छूट थी वो खत्म की जा रही है। तो इसका मतलब है कि गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं। और क्या कुछ होगा मिनी बजट में, इस पर भी तफसीली बात चाहती थी मैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ने वाली है, तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन तब्दीलियां किस रुख में हो रही हैं वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। कि तब्दीली होती रहती है तब्दीली सरकार में, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। और सेक्रेटरी खजाना 6 अब तक तब्दील हो चुके हैं। तो मुसलसल तब्दीलियां तो आ रही हैं, लेकिन कुछ गलत तरीके से आ रही हैं, कुछ सही तरीके से आ रहा था। इतनी तब्दीलियां आ रही हैं कि हमें खुद नहीं पता कि इतना तब्दील होने के बाद हम बनेंगे क्या, मतलब हमारा क्या फ्यूचर है। आगे बढ़ते हैं शाहज़ेब।
और तारीख पर तारीख की अगर बात करते हैं, बिल्कुल ये डायलॉग बड़ा मशहूर है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन अब वफाकी वजीर असद उमर एक अच्छी खबर सुना चुके हैं और ये कह चुके हैं कि बहुत जल्द इसी माह यानी कि दिसंबर में ही ग्रीन लाइन का 10 तारीख को ग्रीन लाइन का इफ्तिताह होने जा रहा है। और एक बड़ी अच्छी खबर है ये तमाम कराची वालों के लिए। पहले 24 दिसंबर थी डेट जो दी गई थी, फिर अब उसके बाद अब जब अनाउंस हुआ कि 10 तारीख अच्छा, तो मैं ना आज जब सुबह में आ रही थी ना रास्ते में शायद मैं सोच रही थी कि यार ग्रीन लाइन बसेस चलेंगी हमारे शहर में, मतलब 10 तारीख से कुछ ना कुछ मतलब एक मतलब सुबह सुबह और कुछ एक हरा रंग खूबसूरत सा नजर आना शुरू होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हैं माया, उनके लिए तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक्चुअली प्लान ना शादी हमें करना चाहिए कि हम प्लान करें कि हम जाएं और वो पूरा सफर दिखाएं। हम सब आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ है, ये भी आपको दिखाएंगे ग्रीन लाइन में क्या होगा। लेकिन ग्रीन लाइन के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं सिंधी कल्चरल डे की, जो कि भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया और लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। कल्चरल फेस्टिवल्स भी हुए, सिंधी टोपी अजरक डे बनाया गया। माया खान, वाह, सिंधी टोपी का अजरक डे बनाया गया, जो कि मैं हमेशा बहुत ही शौक से देखती हूँ। लोगों की तैयारियां, अजरक के कपड़े, अजरक दुपट्टे, अजरक चूड़ियां, अजरक में के साथ जो है वो तमाम उनकी एक्सेसरीज और लड़कियों की तैयारियां तो देखने वाली होती हैं। जो रौनक होती है पूरे सिंध भर में, ये हमारे सकाफती रंग हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, चाहे वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो। आप तमाम हमारे कल्चर की रंग देख लें, हमारी उनकी सेलिब्रेशंस देख लें, वो इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में मैं आपको बताऊं, क्योंकि सिंधी जो है अजरक जो है ना हमारी इज्जत आ ठीक है आदा, तो ये जो है ना पूरी दुनिया में इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। ये रंग और अजरक आप कहीं पहन लेना, आपको पकड़ के पूछेंगे वेयर इज दिस फ्रॉम, ये पूछा जाता है। और यही पहचान है हमारी, यही पहचान है हमारी। बिल्कुल। इसके साथ साथ तब मैं एक आप लोगों को शेर सुनाना चाहता हूँ। वो शेर कुछ यूं है, वो बात कुछ यूं है कि करते हैं मेरी खामियों का तस्करा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ता हों जैसे। और आपको पता है कि ये किसने कहा है? वही जो है सरफराज और जो है नाराज, करते हैं एतराज, समझ नहीं पा रहे राज। बिल्कुल ऐसे ही है। और हुआ कुछ ये कि उन्होंने ऐसा ट्वीट किया, लेकिन ये ट्वीट करने के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। और शायद वो ये बात कहना चाह रहे थे और सब लोगों ने सुन भी ली जो वो कहना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने इसको डिलीट कर दिया और इसकी जो वजूहात हैं इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो T20 है स्क्वाड और वनडे स्क्वाड है उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन खेलों की बात हो रही है तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज की बात कर लेते हैं। अब होम ग्राउंड पर एक्शन होने को तैयार है और होम ग्राउंड पर जब एक्शन होगा तो क्या होगा, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो स्टेडियम में जा सकेंगे, मैचेस देख सकेंगे। इसकी जो टिकट्स हैं उसके फरोख्त का भी आगाज किया जा रहा है, कर चुके हैं। तकरीबन 250 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक की टिकट्स हैं। वो आप खरीद रही हैं, आप जा रही हैं? मैं तो भाई जाऊंगी और 92 HD न्यूज की तरफ से जाऊंगी। मैं हूं जी न्यूज चैनल से की एंकर और हम दोनों जाएंगे और हम कवर भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे थोड़े से पैसे हम बचा लें ना टिकट के। हैं शायद पॉसिबल है वैसे नुमाइंदा है ना भाई, हम अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जब एज की आती है तो फवाद खान ने तमाम विकेट्स गिरा दी। अच्छा, फवाद खान ने विकेट्स गिरा दी, लेकिन विकेट से पहले हम क्योंकि विकेट्स पे ही थोड़ा सा रह लेते हैं। PSL 7 का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा कि PSL 7 जिसके लिए ड्राफ्टिंग 12 दिसंबर को की जाएगी, 27 जनवरी से आगाज होगा, 27 फरवरी को इख्तिताम होगा। और PSL जो पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है और अब इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाएं PSL देखने के लिए। PSL में क्या कुछ होगा और बहुत सारी टीम्स भी होंगी, तो इसके लिए तैयारियां पकड़ लें PSL देखने के लिए। बिल्कुल, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। PSL इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स इन पाकिस्तान नाउ। हमारे लिए एक तो फख्र भी है कि पूरी दुनिया से खिलाड़ी आते हैं और वो साथ मिलकर सारी टीम्स में खेलते हैं। एक फजा में बड़ा पॉजिटिविटी का एहसास होता है, हर शहर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं मुल्तान को और जो है साथ साथ कोयटा को कर रही होती हूँ, कराची को भी कर रही होती हूँ, लेकिन मुल्तान और कोयटा बिकॉज़ अंडरडॉग्स हैं, वो हमेशा इस तरह खेला है। लेकिन मुल्तान के साथ इसलिए ज्यादा मेरी है उनसे, मेरे अब्बा का। मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूं हमेशा हार जाती है, तो इसलिए मैं जिक्र नहीं करना चाहता। आगे बढ़ जाते हैं और जिसका आप जिक्र कर रही थी सेलिब्रेशन का, वो आप बताएं क्या गेम? मैं सेलिब्रेशन का जिक्र कर रही थी भाई कि इतनी सेलिब्रेशन की अगर बात हो रही है, एक अच्छी उम्मीद की बात हो रही है, एक अच्छे आगाज की बात हो रही है, तो 40 साल जिंदगी में गुजारना और 40 अपनी 40th बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये मर्द ही कर सकते हैं। खवातीन 40th बर्थडे अपनी सेलिब्रेट करती नहीं है, लेकिन फवाद खान हैट्स ऑफ,
हम सबकी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 40th बर्थडे। आपने अपनी बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट की अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज फैमिली के साथ, और वो पूरी सोशल मीडिया पे देखी गई। हमने भी आपको बहुत सारी दुआएं भेजी, लेकिन वाकई में अपने आप को फिट रखने के लिए, चाहे आपका कोई भी एज हो, कोई भी आपकी जो नंबर हो, बट आपको अपना हेल्दी सेल्फ रखना चाहिए। खूब गाने वाने गाए भाई फवाद खान ने, फुल सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट की गई है ये, ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो आगे हम चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, पहली स्टोरी की जानिब चलते हैं। और पहली स्टोरी हमारी ये है कि हमने ज़िमनी इंतखाब देखा हल्का 133 का, और ये मार लिया है किसने? नून लीग ने। नून लीग जीत गई है, और आपको बताएं कि शाइस्ता परवेज मलिक जो 46,811 वोट लेकर जीत गई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या लाहौर में तब्दीली आ रही है? अल्लाहुम्मा आमीन। बात करते हैं हमारे रिपोर्टर से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा शाहिद चौधरी साहब, 92 HD न्यूज के नुमाइंदा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम माया। शाहिद साहब, क्या लाहौर में तब्दीली आ रही है? माया देखें, अगर तब्दीली की बात करें तो तब्दीली वाले तो इलेक्शन से ही जो है वो बाहर हो चुके थे। ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे। असल मुकाबला जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौरान था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके जो एनुअल इलेक्शन थे 2018 के, उसमें सिर्फ 5-5.5 हजार वोट थे, उसने 6 गुना ज्यादा वोट लिए हैं। इसको तब्दीली कहा जा सकता है कि 32,313 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA 133 के अंदर सबको हैरान कर दिया है। इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अली परवेज थे, जिन्होंने रात तकरीर भी की जीतने के बाद, उनकी वालदा शाइस्ता परवेज मलिक जो हैं वो कल MNA मुंतखब हुई हैं, वो खुद भी रुकने कौमी असम्बली हैं। उनका कहना है कि सिंध का पैसा जो है वो लाहौर के अंदर लगा दिया गया, NA 133 के अंदर लगा दिया गया, और वोट जो है वो खरीदे गए हैं। लेकिन 2-2 हजार के वोट खरीदने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने बताया कि हाँ, अवाम का क्या रिएक्शन है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम का जो है इस वक्त आपको एक्सप्रेशन देखकर क्या लग रहा है इस वक्त? माया, अगर आवाम की बात करें तो हम अगर ओवरऑल सूरत हाल देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकफ है, अगर आवाम की बात करें तो टर्न आउट जो है वो बहुत मायूस कुन रहा। 18% टर्न आउट जो है बहुत ही कम टर्न आउट है। ज़िमनी इलेक्शन की भी अगर बात करें तो ज्यादातर लोग जो हैं संडे एंजॉय करते रहे हैं, घरों में रहे हैं, अपनी छुट्टी को एंजॉय करते रहे हैं। तो ये वो लोग थे जो उनके अपने कारकुनान थे, उनके अपने वोटर्स थे, जो घरों से लेकर आए, गली मोहल्लों से लेकर आए। तो उनके वोटर्स ने जितनी जो है, उनके सपोर्टर्स ने जो मेहनत की है, लोगों को घरों से लाया गया है। तो ये असल में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने ये इलेक्शन जीता है, अपने वोटर्स को निकाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स को निकालती रही, अपने लोगों को लाती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एज भी हासिल था कि जो पैट है वो भी इनकी हमायत कर रही थी। इसके साथ साथ छोटी छोटी पॉकेट्स के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ था। इस हवाले से कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो बड़ा है, जबकि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो कम हुआ है। इसके साथ साथ उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में मौजूद ही नहीं थी। हमारे साथ नुमाइंदा 92 HD न्यूज शाहिद चौधरी साहब थे। और शाहजेब, क्या आप अवाम पे एक और बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, गिराने जा रहे हैं। 600 अरब रुपए का मिनी बजट आ रहा है, इसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन इसमें लग सकते हैं। उसमें क्या कुछ महंगा होगा, बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी या कम होगी, ये तमाम जो सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये इतलात हैं कि 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है वो खत्म हो रही है। इसके बाद ये जो जैसे कि मिनी बजट आ रहा है, इस मिनी बजट में क्या कुछ होगा, क्या हो सकेगा, और कितनी चीजें महंगी होंगी, कितनी महंगाई होगी, इस पूरी सूरत हाल में सबसे पहले तो हमें तफसीलन बताइए। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वैसे शौकत तरीन साहब ने ये कहा था कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, लेकिन जो अभी सामने आ रहा है मिनी बजट, बज़ाहिर तो इस तरह पता चल रहा है कि जो नए टैक्सेस ना लगने के बावजूद जो सब्सिडीज़ वापस ली जाएंगी, उन सब्सिडी से एक महंगाई बहुत हद तक बढ़ेगी। अब मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर दूं कि वो कौन सी सब्सिडीज़ हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं और किस तरह से महंगाई बढ़ सकती है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने जब इस फिस्कल ईयर के शुरू में कोई 900 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जो डिफरेंट
जो हमारी कमोडिटी की प्राइसेस थी, जो हमारी यूटिलिटीज़ थी, उसको कम करने की, यूटिलिटी की प्राइसेस को कम करने के लिए, और जो बेसिक अशिया खुर्दनोश थी उनके ऊपर। अब वो जो बीच में इससे पहले ही गवर्नमेंट ने उन सब्सिडीज़ को रिड्यूस कर दिया था IMF के से नेगोशिएशन से आने से पहले ही। अब IMF ये कह रहा है कि ना सिर्फ वो 500 अरब रुपए की मजीद सब्सिडीज़ कम करें, बल्कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि उसको हमने कम कर दिए, IMF ये कह रहा है कि वो 4 रुपए के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी को भी इंक्रीज करें और उसके साथ साथ यूटिलिटी की प्राइसेस को भी मजीद बढ़ाएं। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपकी सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, इससे भी प्राइसेस बढ़ेंगी, और स्पेशली जो आपकी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सेकेंडली, आपकी जो यूटिलिटी की प्राइसेस है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करेगी। थर्ड, जो आपका पेट्रोलियम लेवी जब गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, तो अगर इंटरनेशनल जो पेट्रोलियम प्राइसेस है इसी तरह से रहती है, तो अगेन आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने का खर्चा हो सकता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि अब तूफान जो है वो महंगाई का बस सामने ही है, मतलब किसी वक्त भी आवाम जो है उसके जद में आ सकती है? ऐसा लगता है कोई टोर्नेडो है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज रफ्तार से। जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये तो वो क्या कहते हैं कि नविश्ता दीवार है, और शायद अब गवर्नमेंट भी ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुकी हैं, स्पाइरल आउट हो चुकी हैं। वजह यह है कि IMF की हमेशा ये कंडीशन रहती है कि आप अपने फिस्कल इम्बैलेंसेस को कम करें। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर गोशगुजार करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास एक और बड़ा एवेन्यू था जहाँ से एक्सपेंडिचर्स कम हो सकते थे, वो इनके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स थे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने भी और IMF ने भी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पे बात नहीं की। स्पेशली फॉर एग्जांपल, जो आपकी स्टेट रन करने के लिए जो आपकी अयाशियां हैं, जो आप कारें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी जो अलाउंसेस डिफरेंट जो आपके सियासतदानों को, जो सरकारी अफसरान हैं उनको दिए जाते हैं, तो जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं उन पर बिल्कुल बात नहीं हुई। बात हुई है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से बात हुई है, तो वो चीजें जो कि डायरेक्टली आवाम को इफेक्ट करती हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं जी शुजात साहब, जो मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है ना, वो सिर्फ ये है कि इन तमाम चीज़ों का जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये मिनी बजट भी आ रहा है, इसका जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर आएगा। देखिए बिल्कुल, ऑब्वियसली इसका मिडिल क्लास के ऊपर प्रेशर ही आएगा। वजह ये है कि स्पेशली जो इनकम वो लोग जो महीने की एक मखसूस सैलरी लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होंगे। वजह ये है कि ये डायरेक्टली आपकी ना सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस, आपकी बिजली के बिल, आपकी खाने पीने की चीजें, उनको भी मुतासिर कर रहा होगा। एक बात अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं गोशगुजार करते चलूं कि गवर्नमेंट ने यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी थी, और कोशिश ये की जा रही थी कि सब्सिडी इसलिए दी जाए कि किसान को वो जो एक बोरी है यूरिया की वो 1750-1800 तक वो मिल जाए। अब जो फैक्ट्रीज हैं वो तो 1800 रुपए की आपके होलसेलर को, रिटेलर्स को, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको, डीलर्स को दे रही है। लेकिन ये यूरिया मैं आपके प्रोग्राम की वजह से बता रहा हूँ कि ये अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, जो कि 2200-2500 रुपए की एक बोरी अफगानिस्तान जा रही है। तो हो क्या रहा है कि हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, जो कि पाकिस्तान के फार्मर को मिलना चाहिए। तो हमारे जो डीलर्स हैं, हमारी एक पूरी माफिया बैठी है, वो उस यूरिया को इंपोर्ट अफगानिस्तान में स्मगल कर देती है, प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को इस तरह की, सर आपकी बात माफ कीजिएगा, 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, आपकी बात काट रही हूं, माफ कीजिएगा, 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो आपने कहा कि जिस पर मेरे एकदम से कान जो है वो खड़े हो गए, आपने कहा कि सिचुएशन गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई है। ये मेरे लिए एक बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं, और वो आम इंसान जो सैलरी पेशा है, जिसको जो है ना लिमिटेड उसके पास इनकम है उसकी, लेकिन उसके एक्सपेंसेस अभी ऑलरेडी मीट नहीं हो रहे। उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसको दाल चाहिए, उसको चावल चाहिए, उसको बेसिक्स चाहिए, बिल्कुल उसको बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। उसके लिए टोर्नेडो कितना खतरनाक है? जी डॉक्टर साहब। उसके लिए डेफिनेटली मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी किस तरह से गुजारा करेगा। वजह यह है कि आपकी डायरेक्ट वो अशिया जो बेसिक आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो चीजें हैं, बुनियादी बास्केट, वो इंक्रीज होने जा रही है। तो जो गवर्नमेंट के हाथ से चीज निकल गई, मैंने एक मिसाल आपको यूरिया की दे दी, इसके अलावा आप देख लें कि और भी बहुत सारे हमारे कार्टलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट सेक्टर को देख लीजिए, शुगर सेक्टर को देख लें, हर जगह पे कार्टेल बना हुआ है। तो जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही चाहिए लोगों को रिलीफ देने के लिए। अगर गवर्नमेंट अपना रेगुलेटरी रोल बेहतर कर लेती है, गवर्नमेंट प्राइसेस को इंश्योर करवा लेती है, तो बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सब्सिडीज की तरफ या इस तरह टैक्स मेजर्स की तरफ तो शायद वो कोशिश कर रहे थे, जो कि मामला हाथ से निकल चुका है, लेकिन रेगुलेटरी रोल पे उनका फोकस नहीं रहा। तो मेरी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश होगी कि अगर
ठीक है आप टैक्सेस लगा रहे हैं, आप सब्सिडीज खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा अक्रॉस द सप्लाई चेन जो प्रॉफिटेबिलिटी अनड्यू है उनको तो आप खत्म करवा सकते हैं। अच्छा शुजात साहब, थोड़ा सा मैं रुख बदलूंगा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मिनी बजट है ये तब आता है जब टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होते, ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो हुकूमत तो ये दावा करती है कि टैक्स अहदाफ जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो फिर मिनी बजट आ क्यों रहा है? देखें ये पिछले लास्ट टाइम भी जब शब्बर ज़हरी साहब थे तो उन्होंने 550 का एक टारगेट सेट किया था, सब लोगों ने कहा कि बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट है। इस साल भी जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था वो गवर्नमेंट ने बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके से सेट कर दिया है। और जब आप इतना बड़ा टारगेट सेट करते हैं जो कि आपको अचीव नहीं कर पाते तो जाहिर है कि आपको वो रिवाइज करना पड़ता है। अब जब आपने टारगेट रिवाइज किया तो अगेन आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से अब गवर्नमेंट हाथ पांव मार रही है कि किसी न किसी तरीके से उसको डेफिसिट को ब्रिज किया जाए। एक और बात जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताई थी कि गवर्नमेंट का इसमें कमाल नहीं है रेवेन्यू इंक्रीज करने में। आपके रुपी डेप्रिशिएट हुआ, आपकी इंपोर्ट की जो अर्निंग्स थी, आपकी जो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू कलेक्शन कुछ बेहतर हो गया। आपकी टैक्स नेट में लोग अभी तक नहीं आए। पाकिस्तान में कोई 10.5% ऑफ द जीडीपी हमारी टैक्स की रेशियो है। टैक्स पे करने वाले लोग 20-25 लाख हैं, इफेक्टिव टैक्स पेयर जो है वो 7-8 लाख आपके लोग हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, मेरा ख्याल है शाहज़ेब, क्या ख्याल है? बिल्कुल, बहुत सारी खबरें वापस आते हैं, बहुत सारी खबरें, उन सबको शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में, हुमाया खान और शाहज़ेब। शाहज़ेब, आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं न्यूज़ में जो हम करने वाले हैं। भी हमारे पास आ रही हैं और ये जिक्र हम जरूर करें कि OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। 19 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान OIC काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास की मेज़बानी करेगा। इसी क्या तफसील है, क्या कुछ इसमें है, इसी पर हम बात भी करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि बहुत अच्छी और बड़ी खबर ये आ रही है। इसमें एजेंडा खास तौर पर अफगानिस्तान का होगा जिस पर गुफ्तगू होगी। तो इसी हवाले से आपको ये अपडेट कर दें कि ये OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है, एजेंडा बहुत अहम है। एजेंडा है अफगानिस्तान का मामला जिस पर गुफ्तगू होगी, जिस पर बात की जाएगी। इसी पर हम बात भी करेंगे वज़ीर ख़ारजा से भी। लेकिन अभी आपको बताएं कि ये अहम खबर और ये अहम चीज़ आपको बता रहे हैं कि OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं, क्या कुछ ये मामला है। इसी पर बात करेंगे। लेकिन इसमें जो अहम एजेंडा है वो अफगानिस्तान का होगा। ये बहुत एक आम खबर है। इसी पर बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, तकरीबन हम जैसे कि खबर सामने आ गई है कि 19 दिसंबर 2021 को OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मेज़बानी करने जा रहा है पाकिस्तान। एजेंडा खास तौर पर क्या होगा, क्या कुछ डिटेल्स हैं, काइंडली शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंशाअल्लाह 19 तारीख को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होगा OIC के वज़राए खारजा का। उस पर हमने दीगर अहम ममालिक को भी दावत दी है। जो P5 ममालिक के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी दावत दी है। वर्ल्ड बैंक को, मुख्तलिफ UN एजेंसीज को भी बुलाया है। मकसद एजेंडा एक नुकाती है और वो है अफगानिस्तान। मकसद ये है कि दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमें फिल फौर तवज्जो देनी है कि वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म न ले, जिसकी हमें बेपनाह तशवीश है। अगर वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेता है, अगर वहाँ इकोनॉमिक कलैप्स होता है तो उसके बड़े मुज़र असरात होंगे। अफगानिस्तान पे पहले होंगे, फिर पड़ोसियों पे होंगे, पाकिस्तान पर, ईरान पर, ताजिकिस्तान पर, तुर्कमेनिस्तान पर, और फिर आखिर उनके असरात जो हैं वो एक रेफ्यूजी एक्सोडस होगा और वो यूरोप की तरफ जाएगा। मैं आज रवाना हो रहा हूँ यूरोपियन यूनियन के लिए। वहाँ मेरी मीटिंग्स हैं। यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अमूर खारजा को देखते हैं, जोसेफ बोरेल,
इस सिलसिले में मेरी उनसे भी बात होगी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कि हमें सबको मिलकर क्या करना है कि हम इस क्राइसिस से बच सके। सर, सानिया सियालकोट पर सब शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा आप इस मामले में क्या समझते हैं कि क्या कहना चाहिए? जी सर। देखिए, जो सियालकोट में हुआ बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कोई जब माशरा, कोई दीनी माशरा भी इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी इंसान की जान लेना बिल्कुल कोई उसका कानूनी, अखलाकी, मजहबी जवाज नहीं ठहरता। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और मेरी इत्तलात के मुताबिक 118 के करीब गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और जो मरकजी जिम्मेदारान हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मेरी श्रीलंका के वजीर खारजा से बात हुई थी, वजीर आजम की अपनी बात हुई है अपने काउंटर पार्ट से, और वो मुतमईन है। पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान ने जो फिल फॉर इक़दाम किए हैं उस पर वो मुतमईन है। इंशाअल्लाह वो सिर्फ चाहते ये हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा मिले और वो कटहरे में खड़े किए जाएं, और वो हमारी भी कोशिश है। ठीक है, ये हमारी भी कोशिश है। और वज़ीर ख़ारजा साहब, मैं यहाँ पर ये जिक्र करना भी चाहूँगा कि श्रीलंका के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, चाहे अवाम की बात की जाए या हुकूमत की बात की जाए। तो ख़ास तौर पर आपकी वहाँ पर जो आपके हम मनसब हैं उनसे कोई गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी, मैं कर रहा हूँ ना, मेरी हुई है, उनके वजीर खारजा से मेरी बात हुई है। मैंने उनसे जो डिटेल्स थी शेयर भी की हैं। हमने जो इक़दाम उठाए हैं मैंने उनके खिदमत में पेश किए हैं और वो अप्रिशिएटिव थे। पाकिस्तान ने जो इक़दाम लिए हैं, पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरह से, पूरी कौम ने, उलमा ने, मशाइख ने जिस तरह इसे कंडेम किया है, इसकी मजम्मत की है, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है और वो चाहते यही है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा मिले। अच्छा, जिम्मेदारान को सजा मिले, लेकिन सर इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस इंतहा पसंद सोच को रोकने के लिए अब पाकिस्तान को क्या किरदार निभाना होगा, क्या करना होगा, क्योंकि ऐसे वाकयात की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी तो है, उसे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ माशरे की जिम्मेदारी भी है। उन्हें भी ये जनूनी कैफियत है उसके सामने बंद बांधना होगा। हमें एक मल्टी स्ट्रैटेजी जो है उसके लिए अपनानी होगी। लोगों को अपना किरदार अदा करना है, माशरे को अपना किरदार अदा करना है, जो दानिश्वर है उन्होंने अपना किरदार अदा करना है, मीडिया ने अपना किरदार अदा करना है, उलमा ने अपना किरदार अदा करना है। मिन हैसुल कौम हमें इस चीज का मुकाबला करना होगा। ठीक है, बहैसियत कौम हमें इस चीज़ का मुकाबला करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद, तफसीली बातचीत कर रहे थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि वो बता रहे थे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, तमाम मुल्ज़िमान को भी पकड़ा गया है और उनको यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी। माया, और बिल्कुल सही कहा ये बात कि हर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मुल्क हमारा है, हर तरह के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इमेज और अपने हालात को किस तरह से परसीव करते हैं। हमारी दुआओं की वजह से मुल्क का जो मौसम है वो बदल रहा है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है। पेशावर में भी अब बादल बरस पड़े हैं, इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी बादल बरसे हैं और इस्लामाबाद में जो स्मॉग का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी अब कम हो गया, उसमें कमी आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वेदरमैन भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 92 न्यूज़ मोहम्मद मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मुदस्सिर, बताइएगा आप ज़ियारत में इस वक्त क्या हाल है, सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी ज़ियारत में मौजूद हूँ। वादी ज़ियारत में गुज़िश्ता शब हल्की हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद से वादी ज़ियारत और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में मौसम सरमा ने एंट्री दे दी थी। बर्फ़बारी के बाद से इस वक्त वादी ज़ियारत में शदीद सर्दी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है। शदीद सर्दी के बायस होने वाली बर्फ़बारी के बाद जो रबीता सड़कें हैं वो अक्सर बंद थी। उसे खोलने के लिए महकमा लिविस के एहलकारों ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए सड़कें साफ करवाई। इसके बाद जो बर्फ़बारी के बायस इलाके
देखें खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है और यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों ने भी वादी ज़ियारत का रुख कर लिया है और ज़ियारत पहुँच कर यहाँ के असली नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आई रिमेंबर ज़ियारत में गई थी कि फरवरी का मंथ था, उसमें भी इतनी बर्फ थी। तो अब जो हमारे नुमाइंदे ने बताया कि बहुत ही ज्यादा इस वक्त सड़कें साफ की जा रही हैं, तो मेरा क्या ख्याल है कि अगर वेदरमैन से अगर रब्ता कर लिया जाए, बात कर ही लें, क्योंकि जब हम गए थे ज़ियारत में भी तो माया वहां पर ऐसी खुश्क सर्दी होती है कि इंसान कांप जाता है। और वहां पर जाके खासतौर पे जो बलूचिस्तान की ओवरऑल सर्दी है, आप कोयटा में रहें, आप ज़ियारत जाएं, वहाँ की सर्दी बहुत खुश्क होती है, बड़ा मुश्किल होता है इसमें सर्वाइव करना। कराची पे बड़ा असरअंदाज होता है कोयटा का मौसम, क्योंकि वहाँ पे जब हवा चलती है तो कराची में जो है वो, हालांकि डायरेक्शंस काफी चेंज हुई हैं पिछले सालों में, लेकिन पहले तो गारंटी होता था कि भाई कोयटा में ठंड शुरू हो गई तो भाई अपने लिहाज कोयटा की हवाएं आ रही है कराची में, कोयटा की हवाएं आ रही है कराची में, हमेशा हम यही सुनते आए हैं, इसी पर हम बात भी करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जैसा कि हम फुटेज में आपको दिखा रहे थे कि जब स्नोफॉल होती है, जब बर्फबारी होती है, तो गाड़ियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी मुश्किलात भी आ रही हैं, लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। वेदरमैन जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जवाद भाई, हमेशा हम सुनते आए हैं आपसे, लास्ट टाइम भी ये जिक्र हुआ था कि कोयटा की हवाएं आ रही हैं, कब आ रही हैं कराची? बस शादेब भाई, इंतज़ार अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 8 या 9 दिसंबर से जो है वो कराची और इसके आसपास के तकरीबन एरियाज जो है वो कोयटा की ठंडी हवाओं की लपेट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। और खैर खैरियत से हो, एलर्जीज भी ना हो, तो लोग पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें भाई, कि जो उनको जो है मौसम का जिसको क्या असर होता है। अच्छा जवाब, ज़ियारत में बर्फ़ जिस तरह बता रहे हैं इस वक्त, रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि ज़ियारत की इस वक्त ठंड बहुत बढ़ रही है। क्या इमेजिन कर रहे हैं कि कितने अरसे का जो है ये जो स्पैन है ठंड का, आपको लगता है कि आपने कहा 8-9 तारीख से शुरू हो जाएगा कराची में, तो आपको क्या लगता है कितने अरसे तक ये एक्सपेंड रहेगा? देखिए माया, ये है कि कराची में जो है वो प्रॉपर सीजन इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है और 8 से 9 तारीख से जो है वो पहली कोल्ड वेव आएगी। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की होगी, जिसमें रात के औकात में हम तकरीबन 10, 11, 12 डिग्री तक टेम्परेचर देख सकते हैं। दिन के टाइम पे ये 26 से 28 डिग्री तक रहेंगे और फिर अब ये जो सीज़न स्टार्ट होगा इसमें अब मज़ीद कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। ये आगे जो है वो मिड ऑफ फेब या एंड ऑफ फेब तक कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह, जबकि मिड ऑफ दिसंबर तक एक और इससे थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी की जो है वो कोल्ड वेव भी आती नज़र आ रही है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि रात के औकात में कराची के काफ़ी सारे एरियाज जो है अब सिंगल डिजिट में जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हम लोग स्वेटर्स भी निकाल लें, जैकेट्स भी निकाल लें। इसके साथ साथ ये बता दें कि बर्फबारी का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तो कोई ऐसा चांस है कि गुज़िश्ता साल से इस बार बर्फबारी ज़्यादा होगी? या नहीं शादेब, इस दफ़ा जो और ओवरऑल जो वेदर पैटर्न जो ग्लोब पे चल रहे हैं, क्योंकि लानीना सीजन इस वक्त चल रहा है और ये एटलीस्ट जनवरी के एंड तक या फेब के स्टार्ट तक कंटिन्यू करेगा। तो इस सीजन में बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान में जो ठंड और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो बर्फबारी के जो सिस्टम्स आते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो फिलहाल अगले 1 से 1.5 महीने जो है वो बारिशें, बर्फबारी ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो मामूल से कुछ हद तक कम होती हुई नजर आएंगी और टेम्परेचर भी जो है वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि थोड़े से अब नॉर्मल ही देखने में नजर आएंगे। आप जवाद भाई से जफान के बारे में पूछ लें कि क्या सूरत मुझे वो नाम से ऐसा, हम लोग उस दिन आप ही को याद कर रहे थे, ये तो जवाद तूफान आ रहा है भाई, इसके कितने परसेंटेज अब इजाफा या कमी क्या आई है जवाद भाई, ये तो बताएं जरा। ये बेसिकली माया बे ऑफ बंगाल में आया है और पिछले 2 दिन से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद के नाम से जो है वहाँ पर मार्च था, लेकिन अब जो है ये कमज़ोर होके जो है वो तकरीबन डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन स्टेजेस पे मौजूद है। वेस्ट बंगाल इंडिया की तरफ जो है वो पिछले 2 दिन से जो है वो काफ़ी शदीद बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं हैं। पाकिस्तान पे इसका ऐसा कोई असर नहीं है और ये जो साइक्लोन जवाद जो नाम दिया गया है, ये सऊदी अरब की तरफ से नाम दिया गया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जवाद भाई। साथ वेदरमैन हमारे साथ मौजूद थे। कराची में ठंड पड़ने वाली है, लेकिन आप लोग रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद। अभी गए और अभी आए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बेहद शुक्रिया, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मेरे साथ हैं शाहजेब। रीसाइक्लिंग एक ऐसा अमल है
जो हर इंडिविजुअल इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करना चाहिए। लेकिन एक ग्रुप ने एक ऐसा काम किया जिसकी रिसाइकलिंग के अमल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाज़ेब, बिल्कुल, ये आगाही के लिए किया गया कि पिरामिड्स तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इन पिरामिड्स में वॉशिंग मशीन्स को इस्तेमाल किया जाए। तो ये रिसाइकल्ड वॉशिंग मशीन्स थी जो एक बरतानिया की कंपनी ने इस्तेमाल की और उसका पूरा पिरामिड कायम किया सिर्फ इस वजह से ताकि रिसाइकलिंग पर आगाही फैलाई जा सके, लोगों को ये अंदाजा हो सके कि रिसाइकलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कितने 496 बिल्कुल नहीं, ये 44 फीट 7 इंचेस हाई था ये पिरामिड जो बनाया गया और इसमें यही कोशिश की गई कि आगाही फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया क्योंकि इससे पहले हमने कभी देखा नहीं कोई पिरामिड जो है वो वॉशिंग मशीन्स का बना हुआ हो। बिल्कुल ऐसा ही, अब तक के पिरामिड्स के अंदर ममीज की मौजूदगी का जो है वो इंकशाफ रहा और सामने भी दरियात भी हुई। लेकिन अब मम्मी के जो कपड़े हैं ना जो धोने के लिए डालती हैं वो वाली मम्मी से कपड़े जो वॉशिंग मशीन छोड़ चुकी हैं, तमाम पुरानी जो वॉशिंग मशीन इनको रिसाइकल किया गया, इनकी तादाद 400 प्लस कितनी थी शाज़ेब? मेरे ख्याल में 400 से ज्यादा ये तादाद थी इनकी और जिनको इस्तेमाल किया वॉशिंग मशीन्स को ये पिरामिड बनाने में। होम अलोन सीरीज देखी है? बिल्कुल देखी, तीनों देखी है? बिल्कुल तीनों देखी है। सबसे बेस्ट कौन सा पार्ट? मुझे सबसे पहला पार्ट बहुत अच्छा मुझे भी पहला पार्ट बहुत पसंद और जो रुकावटें वो बच्चा खड़ी करता है उन चोरों के लिए वो बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन अगर आप ये रुकावटें दिलचस्प जो रुकावटें हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जो होम अलोन में घर इस्तेमाल हुआ था आप वो रेंट पर ले सकते हैं। आपको बताएं कि जो सर्विस है एयरबीएनबी, उन्होंने ये सर्विस शुरू की है और वो कह रहे हैं कि आप ये रेंट पर लेकर इसमें रहें। पता मैं इतनी एक्साइटेड थी जब मैंने ये खबर देखी शाज़ेब, मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो वो वाली मूवी है केविन वाली, केविन उसकी माँ जो चिल्ला रही होती है कि वो इतनी शरारतें करता है। सोचने वाली बात यह है कि अकेला तो वो बच्चा भी था, माँ बाप तो उसके चले जाते हैं, फिर उसकी एक सीरीज में पेरिस में वो गुम जाता है, लेकिन वो अकेले घबराता नहीं है। मेरा ख्याल है जो भी क्वारंटीन में हो वो होम अलोन जरूर देखें और मेरा ख्याल है इस घर में जाने की ख्वाहिश हो। नेक्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, मैं जरूर जा रही हूँ। ख्वाहिश इसलिए भी हो कि सिर्फ और सिर्फ $25 में आप ये घर एक रात के लिए रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 4 खुशकिस्मत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। इसलिए आपको बड़ी जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर जाने के लिए और उसके बाद आप मूवी भी दिखाएंगे, खाना पीना भी खिलाएंगे, तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा। आगे चलकर ये बात कर लेते हैं कि एक ऐसी इमारत कायम की जा रही है और ऐसी इमारतों पे काम हो रहा है जो कि इको फ्रेंडली हैं और वो करेंगी ये कि उन इमारतों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब किया जाएगा और वो जज्ब करने के बाद जो इमारतें हैं वो इको फ्रेंडली बन जाएंगी, हमारी इन्वायरमेंट में बेहतरी लेके आएंगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी हमारी एयर में जो परसेंटेज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। आपको पता है यूएस में ये जो प्लान प्रोजेक्ट सामने आ रहा है इसके हवाले से ये हर 2 फ्लोर्स के बाद इन्होंने बेसिकली इस तरह का सिस्टम बनाया है कि जनाब तमाम जो प्लांटेशन है बेसिकली जो ग्रीनरी बनाएंगे ना शाज़ेब, उस ग्रीनरी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म किया जाएगा और हर 2 फ्लोर्स के बाद। और ये प्लान मैंने एक और जगह भी देखा, मैंने दुबई में देखा, जिसकी खबर मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये प्लान इतना खूबसूरत है एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, बिकॉज आने वाला वक्त इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जंगलात काटे जा रहे हैं हमारे शहरों में, सिर्फ आपको कंक्रीट नजर आता है, तो उसके बाद ऐसी बिल्डिंग्स का बनाना, खैर होनी तो हमारे दरख्त चाहिए, पार्क्स चाहिए और डेडिकेटेड जगहें होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब हल ये निकाला जा रहा है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएं जो कि इको फ्रेंडली हों। तो इको फ्रेंडली की बात हो रही है तो सेहत की बात भी हो जाए और सेहत की बात में हम आपको ये बताएं कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो बहुत खतरनाक सा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहुत सारे माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना समझा जा रहा है, इससे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और ये चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी थी बिकॉज हम बहुत खौफजदा थे। हम जिस तरह हम न्यूज़ कवर कर रहे थे शाज़ेब और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वेरिएंट क्या करेगा, तो ये खबर सुनना कानों को इतनी अच्छी लगी कि भाई ये डेल्टा की तरह है, खतरनाक है, मगर ये डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है, इससे अमवात इतनी नहीं हो रही और हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ ना मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा आप सबके लिए, मैं अपनी हैसियत में आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जब सोशल मीडिया पर कोई खबरें आती हैं उसका सोर्स ज़रूर चेक किया करें। खासतौर पर व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही होती हैं, हम फ़ौरन उसको मान लेते हैं, फ़ौरन उस पर बिलीव कर लेते हैं और उसमें इतना झूठ भी होता है, इतनी घुमाई भी खबरें होती हैं।
ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप कोई भी खबर देखें तो सबसे पहले ये ज़रूर चेक करें कि उसका सोर्स क्या है, ताकि आपको ये पता लग सके। और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा था कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर लोग ये जिक्र कर रहे थे कि जी ये ओमिक्रॉन में आप 15 मिनट में मर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग माहिरीन से कांटेक्ट करें, डॉक्टर से बातचीत करें, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि ये वेरिएंट बड़ा खतरनाक है, और इसके बारे में जो शहरी हैं, जो आवाम है, वो भी बड़े परेशान हैं और बहुत खौफजदा हैं। सर थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। देखिए, ये जो कोविड-19 की वायरस है 2019 दिसंबर में मंजर आम पे आई वुहान में, ये दो वायरसेस मिलके एक वायरस बनी हॉर्सशू बैट में, और फिर उससे ह्यूमन स्विच हुई। तो ये बहुत बड़े साइज़ की है क्योंकि दो वायरसेस बनी हैं। तो इसकी 39,000 म्यूटेशंस हैं, और इसमें म्यूटेशंस आना कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अचंभे की बात नहीं है, और ये आती रही हैं और आती रहेंगी। जो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका से 24 नवंबर 2021 को पहला केस रिपोर्ट हुआ, और इस वक्त 29 ममालिक में मौजूद है और हज़ारों लोग उससे अफेक्टेड हैं। ज़ाहिर है ये कंसर्न की बात है, इसको इसीलिए हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ कंसर्न। पहले वेरिएंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि बहुत इसको हम एज ए साइंसी ज़ुबान में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इंटरेस्ट सिर्फ लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इसमें 50 म्यूटेशंस हैं, और उनमें से 31 म्यूटेशंस इसकी स्पाइक प्रोटीन में जो कांटे हैं। कांटों की अहमियत यह है कि जब ये सांस के ज़रिए वायरस जिस्म में जाती है तो कांटों से ही आपकी बॉडी को अटैच होकर और फेफड़ों के सेल्स में जाती है और फिर खून में जाती है। तो इसलिए, लेकिन अभी तक हकीकत यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा डेंजरस है। ये कह सकते हैं कि इसका लगाव ज़्यादा जल्दी हो जाता है, यानी कि चंद मीटर के फासले पे अगर कोई ये कैरी कर रहा है तो आपको 15 सेकंड की एक्सपोजर काफ़ी है आपको लगने का। लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और ख़ासकर अब जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ये यंग लोगों को थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। और हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, चाहे किसी भी वैक्सीनेटेड हैं, उनको ये बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो वैक्सीन लगी हैं, चाहे वो चाइनीज़ नेचर की हैं, चाहे अमेरिकन वैक्सीन हैं पाकिस्तान में, दे आर अफेक्टिव। डेफिनेटली उनकी इफेक्टिवनेस हर म्यूटेशन के साथ थोड़ी सी लो होती है। जैसे पहले किसी भी बीमारी को रोकने के लिए वो 80% के करीब इफेक्टिव थी, अब वो तकरीबन 65 से 70% की इफेक्टिवनेस है। नॉट जस्ट ओमिक्रॉन, मगर इससे पहले डेल्टा की वजह से भी। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ है वैक्सीन कि वो सीरियस बीमारी से रोकने में अभी भी बहुत मुवस्सर हैं। तकरीबन 90 to 93% आपको डेथ नहीं होने देते, या आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाने देते अगर आपको बीमारी हो भी जाए, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं ज़रूरत पड़ती, जो कि सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। इसलिए इसका एक ही हल है, हम डिस्कस तो बहुत देर कर सकते हैं, कि लोगों को ढूंढा जाए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, किसी वजह से भी नहीं लगाई, चाहे उनके दिमाग में अवाहम है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, इसमें मुब्तला है, फौरी तौर पे वैक्सीन लगाएं ताकि इस वायरस को 80% दुनिया के लोगों को वैक्सीनेट करके रुखसत किया जा सके दुनिया से। अदरवाइज़ ये म्यूटेट करती रहेगी, और हर म्यूटेशन के साथ कुछ ना कुछ इसका लगाव बढ़ेगा, या ये डेंजरस होगी। जी, मैं तो डॉक्टर साहब की बात सुन के ना एक्चुअली सोच रही हूँ क्या वो सही कह रहे हैं कि लोगों को ना पकड़ के बताना चाहिए कि आप वैक्सीन करवाई या नहीं करवाई। मतलब मुझे तो सोच कर रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या होगा। बट डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी बात जो आपने अभी बताई, मैं चाहती हूँ उसमें थोड़ा सा और इजाफा अगर हो सके, वो ये कि अगर कोई केस सामने आया या कोई स्टडी सामने आई है तो उसकी बेसिस पर क्या नताइज हैं, हाउ इज द रिजल्ट सो फार। जी डॉक्टर साहब। देखिए, नताइज काफ़ी स्टडीज़ आई हैं, हमारी अपनी भी आई है क्योंकि हम इम्यूनोजेनिसिटी पे काम कर रहे हैं। उसमें अब हमें ये भी पता चला कि अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपको ये लगने का चांस भी ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेट होने का ज़्यादा। और पाकिस्तान में 70 से 80% का विटामिन डी कम है। किसी भी कंपनी की किसी भी तरह की 10,000 यूनिट्स अगर डेली ले ली जाए, हमारी ये रिकमेंडेशन है, बग़ैर चेक कराए तो वो ज़्यादा बेहतर है जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं होती, जब तक हम एंडिंग पेंडेमिक की तरफ नहीं जाते।
और अगर आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर या कोई कोमोबिडिटी है जो कि हमारे अक्सर लोगों को होती है, उसको कंट्रोल करें तो और भी चांस ज़्यादा बेहतर है, ना लगने के एतबार से भी और सीरियस डिजीज़ के एतबार से भी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है जो हमने कही कि हमें हंट करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने किसी वजह से भी वैक्सीन नहीं लगाई, उनको कन्विंस करना चाहिए। बिकॉज वैक्सीन हम इसलिए नहीं खाली लगाते कि मैं बचा रहूं और मेरी ज़िंदगी बची रहे। वैक्सीन आप मेनली एक इंसानी फरीज़ा के तौर पे लगाते हैं। आप इस मामले में ये नहीं सोचें कि आप पाकिस्तानी हैं, ये सोचें आप इंसान हैं। आपने हिस्सा डालना है 80%। सॉरी आपकी बात काट रही हूं, आपकी बात से ना वो बिल्कुल वो आ गई थी बात एक जहन में। जी 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 80% आपने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जब लगा लेंगे उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी। बिकॉज जिन्होंने 80-90% लगा लिया, इजराइल ने या इवन यूके ने, आपको पता है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं लगाई। या आप अफ्रीका में देखें सिर्फ 6% को लगी है, पाकिस्तान में 50% को लगी है। फ्रांस में बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया है सर, फ्रांस में बहुत खतरनाक नंबर हुआ है ऑफ कोविड पेशेंट्स एंड डेथ नंबर। इसको हम वैक्सीन एस्केप फिनोमिनन कहते हैं कि जब तक आप ग्लोबल लेवल पे तमाम ममालिक, अगर ममालिक मुख्तलिफ इशूज़ पे मिल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, अब तो ये फौरी तौर पे होना चाहिए कि उन मुल्कों को हमें सपोर्ट करना है वैक्सीन सप्लाई के साथ, और उनके साथ हमें उन मुल्कों का, जैसे इवन पाकिस्तान भी शामिल है, उनका माइंडसेट चेंज करना है। लोग अगर वो एक चीज के बाद बार बार क्लियर करते चले जा रहे हैं, वैक्सीनेशन 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 वैक्सीनेशन। खुदारा अपने लिए नहीं तो अगले के लिए सोच लीजिए। यहाँ तो ये माइंडसेट हो चुका है शाहजेब कि अगर हम मास्क पहन लेते तो अगला कहते हैं मुझे आपको मुझसे खतरा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे हमें खतरा है, आपको हमसे खतरा हो सकता है। इस माइंडसेट को लेकर आगे चलना पड़ेगा। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब माया कर रहे हैं आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। और अब हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो हम सबका ख्वाब होता है माया। और क्या ख्वाब है वो हमारा? वो है कि हर इंसान का अपना एक घर जरूर होना चाहिए, अपनी छत, अपना घर बहुत ज़रूरी है। ये सबका ख्वाब होता है, सब चाहते हैं कि वो इस ख्वाब को पूरा करें। और ये नामुमकिन होता मौजूदा हालात में हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़मीन महंगी होती जा रही है, आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, और ऐसे में अपना घर बनाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने की ठानी हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, और एक स्कीम का आगाज़ किया। और स्कीम ये थी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जितने लोगों को घर दिए जा सकते हैं, जितने लोग जो है वो लोन हासिल करके मुख्तलिफ बैंकों से अपना घर बना सकते हैं, वो पॉसिबल हो सके। और जो खासतौर पर मिडिल क्लास का तबका है हमारा, उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो महीनावार जो है वो अपनी किस्तें देते रहें और अपना घर बना लें। इसी तरीके से वो अपने घर बनाने में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अब तक कितने घर बनाए जा चुके हैं, मतलब कितने घर लोग ले चुके हैं, अपनी छत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टास्क फोर्स ज़ैगम रिजवी साहब। ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ैगम साहब, सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि 2020 में अगर हम देखें तो आबादी में तकरीबन 45 लाख का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद लोगों की ज़रूरत कितनी है और कितनी ज़रूरत बढ़ती जा रही है आबादी के लिहाज से अपना घर बनाने की? ये आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत सही आगाज़ किया बात का कि हमारे यहाँ जो है नेट पॉपुलेशन ग्रोथ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द होल रीजन, बल्कि दुनिया की सबसे जो आबादी इजाफा हो रही है माइनस अफ्रीका, पाकिस्तान इन मुल्कों में शामिल है अराउंड 2%। तो लास्ट ईयर 45 लाख इज़ द नेट पॉपुलेशन ग्रोथ। नेट का मतलब होता है कि बर्थ्स एंड डेथ्स को ला के नेट ऑफ किया जाए। तो 45 लाख का मतलब है पाकिस्तान का हाउस होल्ड साइज इज़ अबाउट 6। इसका मतलब है कि 7.5 लाख घरों की ज़रूरत उस आबादी के इजाफे से हो गई है। सो ये जो 10 लाख का जो टारगेट है पर ईयर का, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। मीनिंग 7.5 लाख तो आपने उन बच्चों के लिए बनाने हैं जो आप हमारी आबादी ने जिसमें इजाफा किया। और
सोसाइटी एट लार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उन बच्चों को हम क्या घर नहीं देंगे, क्या रोटी नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, तो मीनिंग कॉटन ग्रोथ, व्हीट ग्रोथ और फिर घर। तो ये जो मिशन जो है ये यकीनन इसी की तरफ चल रहा है। इसमें जैसे मैं एक छोटा सा अर्ज करूं कि जो पीटीआई की जो पॉलिसी थी जिसको अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, इमरान खान साहब ने कहा था बनाओ, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि आबादी जब हम कहते हैं तो इसमें अबाउट हाफ यानी कि वो देहाती जिसे हम रूरल कहते हैं अबाउट, उसके बाद को 15-20% शहरी अर्बन जो शहरों के दरमियान जो स्लम्स और वो आबादी होती है, और अबाउट 1/3 इज़ दी अर्बन। तो बाज़ औक़ात लोग सिर्फ शहरी आबादियों को फोकस कर रहे होते हैं, जैसे अब अगर कोई डिफेंस में बैठा है तो बस अपने ही घरों की बात कर रहा होता है। हमने टोटल इस प्रोग्राम में सॉर्ट आउट किया हुआ है, जिसमें पंजाब में ख़ास तौर पे उन्होंने मॉडल विलेजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट भी दिया, और डॉक्टर फरिया तारिक हैं जो उसकी इस चीज़ रूरल हाउसिंग के इंचार्ज थी, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट भी दिया है। फिर पेरी अर्बन यानी कि जो कच्ची आबादी या लो इनकम सेगमेंट है उसमें सबसे बड़ा रोल अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाब करे, अखुवत के डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड डिलीवरी है ना जी, सबसे ज़्यादा डॉक्टर अमजद साकिब किया है कि 16,000 से ज़्यादा लोगों को, वो जो गरीब लोग जिनका ख्वाब होता है वो छत, वो उनको दे चुके हैं। मीनिंग ऑन ग्राउंड डिलीवरी अगर हम कहें। बिल्कुल डॉक्टर अमजद साकिब को सराहना बहुत ज़रूरी है माया, लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं वो भी बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आता है अर्बन का। तो अर्बन में भी जो है जो जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क एक था जो हमने किया कि जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज को जो फिस्कल इंसेंटिव दिए जाएं, रेगुलेटरी इंसेंटिव दिए जाएं, तो दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में इससे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना बड़ा इंसेंटिव पैकेज नहीं दिया गया था। इसी तरह फाइनेंस साइड जिसे हम लोग सप्लाई साइड भी कहते हैं, उसके लिए भी हमें एक बहुत इंसेंटिव एनवायरनमेंट करना था। आपको जैसे मालूम होगा कि पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस ना होने के बराबर थी, 0.03%, जबकि इंडिया इज अबाउट एट द मोमेंट 10%। तो ये आपने देखा होगा कि साहब मेरा अगला सवाल जी 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 तो जी, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या हाउसिंग फाइनेंस में इस वक्त बैंकों को जी आपका सवाल सुन लेता हूँ मैं। जी 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 सर, मेरा सवाल था कि क्या आप समझते हैं कि माजी की हुकूमतों ने इस जानिब अगर तवज्जो दी होती तो क्या हर शहरी के लिए आज घर का हुसूल मुमकिन होता? आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, तवज्जो तो इस तरह है कि गलत बात मैं नहीं कहूँ, पॉलिटिकल स्लोगन की हद तक तो तवज्जो दी गई, जो विच वाज नॉट बैड। भुट्टो साहब वाज द फर्स्ट पर्सन पॉलिटिकल लीडर जिसने एशिया में हाउसिंग को एज ए पॉलिटिकल स्लोगन यूज किया, अगर आपको याद हो, रोटी कपड़ा और मकान। ट्रेजेडी ये है कि वो पॉलिटिकल स्लोगन ऑन ग्राउंड डिलीवरी पे नहीं गया, ऑन ग्राउंड काम नहीं शुरू हुआ। बट उसके बाद आपको मालूम है जुनेजो साहब का भी था, उन्होंने थोड़ा किया, लेकिन कोई सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म में नहीं था, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। नवाज शरीफ साहब ने अपना घर के नाम से प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन ऑन ग्राउंड डिलीवरी के लिए मैकेनिज्म में कोई काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है ना, इस बार जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में जो हुई है, वो अच्छी चीज़ ये है कि एक टास्क फोर्स जैसे बनाई, उसने सारे रेगुलेटरी फिस्कल इंसेंटिव बोथ ऑन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड मीनिंग फाइनेंस साइड, ये इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड पैकेजेस हैं जो ऑलरेडी मिले हुए हैं। उसके बाद फिर अब एग्जीक्यूशन के लिए आपको पता है कि लैंड इज़ ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो इज़ द हाउसिंग। तो मरकज़ का काम है एनेबलिंग और फैसिलिटेटिंग रोल देना, और पंजाब में जैसे पंजाब हमारा आबादी के लिहाज से तकरीबन आप ये सब के 2/3 आबादी जो है वो पंजाब है पाकिस्तान के बाद। तो इसलिए और मैं बड़ा मसरत महसूस करता हूँ, पंजाब में पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी काम कर रही है। LDA के एक्स चेयरमैन इमरान साहब ने जी 45,000 घरों का, ऐसे ही जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि आप कर रहे हैं जगम साहब के नारे तो लगाए गए, पॉलिटिकल नारे सामने भी आए और ऐलान भी किया गया रोटी कपड़ा मकान का भी, उसके बाद भी कई दफ़ा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर अब तक ऐसे मकानात नहीं दिए गए थे। मैं इसके बाद आपसे ये जानना चाहता हूं और ये जिक्र भी करना चाहता हूं कि जब घर बनते हैं, जब लोगों को घर मिलेंगे, तो कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसको भी क्या कहते हैं, उसमें भी इजाफा होगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो रोजगार में इजाफा होगा। तो ये जो पूरा प्लान था, ये जो पूरा विजन था वजीर आजम पाकिस्तान का, मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या विजन था खास तौर पर इस हाउसिंग स्कीम को लेकर। देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये तकरीबन बेयर मिनिमम हम कहते हैं 40-42 इंडस्ट्रीज इसको सपोर्ट करती हैं।
हम तो बेयर मिनिमम कहते हैं, इसलिए कि दरवाजे, खिड़कियाँ, सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह, सरिया, ये चीज़ें तो 42 के करीब। सैनिटरी वेयर्स, यूरोप और अमेरिका में 272 इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वो तो कर्टन्स भी जो है ना, कारपेट्स भी, वो सारे इसी इंडस्ट्री से लिंक करते हैं, विच इज़ राइटली सो। तो वो इतनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाला एक जो शोबा है वो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है। तो इस मामले में तो दूसरी जो चीज़ ये थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारे मुल्कों में यूरोप की निस्बत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है ज़्यादा लार्जली मैनुअल है, पुरानी रवायात के मुताबिक है, तो मिस्त्री बहुत होता है उसमें। यूरोप और अमेरिका में आप जाएँ, फार ईस्ट में जाएँ, मलेशिया में जाएँ, नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो हमारे मुल्क में तो एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा जनरेटर है, और यही दो फैक्टर्स के इकोनॉमिक ग्रोथ होगी थ्रू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त तो पार्टी के चेयरमैन थे और अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब उनको ये बात समझ आई तो दिस इज़ द ओनली पॉलिसी which he announced. He came all the way down to Karachi and Abad House जो एसोसिएटेड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, उसमें उन्होंने इस पॉलिसी का ऐलान किया था, और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि गवर्नमेंट विल प्ले द रोल ऑफ एनेबलर एंड फैसिलिटेटर एंड एक्चुअल ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन विल बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, मीन डेवलपर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसलिए आप जब देखें कि पंजाब में इस वक्त, क्योंकि दूसरे सूबों में बाज़ औक़ात लोगों को नहीं नजर आता उतना काम, तो थोड़ी सी मायूसी होती है। लेकिन सर यहाँ पे रुख बदलना चाहूंगा और मैं इस तरफ आना चाहता हूँ। सर जैगम साहब, सॉरी आपकी बात भी काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो लोग हैं, अगर वो घर हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी छत हासिल करना चाहते हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है? मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अभी भी आप थोड़ा सा लोगों को ये आगाही जरूर दें कि प्रोसीजर अभी क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, किस तरीके से इस प्रोग्राम के तहत लोग अपना घर हासिल कर सकते हैं और कितना आसान है लोगों के लिए। देखिए, दो इश्यूज होते हैं इसके लिए। एक तो घर की अवेलेबिलिटी विद हाउस विच इज़ अफोर्डेबल, एक पहला स्टेप होता है। दूसरा ये है कि मेरी मॉर्गेज, मेरी जो किस्तें हैं वो मुझे मिल जाएं बैंक से लोन, और उससे मैं मतलब है कि अगर 100 रुपये हैं तो मुझे 60-70 रुपये कर्जे में मिल जाएं, ताकि 30 रुपये 30%, 25%, 20% मैं अपनी जेब से लगा लूँ। तो ये फाइनेंस साइड हम जिसे कहते हैं। तो देखिए, सप्लाई साइड में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ मनसूबे हैं। नेफ्डा की जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक आप ये थे कि पंजाब ही में देख लीजिए कि LDA के एक्स चेयरमैन इमरान साहब ने, ऐसे इमरान साहब ने 45,000 घरों का प्लान लॉन्च किया था, जिसमें से कुछ 4-5 हज़ार तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है। इसी तरह और भी जो वहाँ के महमूद रशीद साहब जो हैं मिनिस्टर, उन्होंने कोई 40-46 शहरों में ज़मीनें एलोकेट की, सियालकोट में 200 एकड़ वगैरह। तो ये तो पहला स्टेप है। हाँ, मुश्किलात यकीनन हैं, और मुश्किलात होती हैं इसलिए कि हमारी इकॉनमी को लोग रियलाइज़ करें कि डॉलर की वजह से, बहुत सी चीज़ों की वजह से सीमेंट प्राइसेस हैव गॉन अप। तो जो अफोर्डेबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट से भी फ़र्क पड़ा है। तो इसमें यकीनन आ रहा है। लेकिन जी दूसरी साइड में जो आपसे आज कर लूँ सर, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अहदाफ कितने थे, कितने हासिल कर लिए गए हैं, कितने लोगों को अभी भी घर देना बाकी है, अभी तक आप लोगों का टारगेट क्या है? जी हाँ, देखिए एक मैं फाइनेंस का बता दूं कि बैंकों को कहा गया कि मिनिमम 5% उन्होंने देना है, और आपको पता होगा कि बैंकों के ऊपर इसमें बहुत प्रेशर है और फाइनेंस मिल रही है। अब आगे हाउसिंग सप्लाई के साथ साथ ही वो चलेगी, लेकिन इससे पहले फाइनेंस वाज नॉट दैट अवेलेबल, और विच इज़ जॉब डन बाय द सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक एंड द कमर्शियल बैंक, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टू मीट देयर 5% में टोटल एडवांसेस का 5%। अब आपने जो सवाल किया आदाफ का, तो देखिए मुख्तलिफ जगहों पर प्राइवेट सेक्टर ने, जैसे नेफ्डा की जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक वो 200-250 प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स ने उन्हें प्रपोजल सबमिट किए हैं, जिसमें से कोई 40-50 प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेज पे चली गई हैं। कोई तकरीबन 1 लाख से कम घरों का मंसूबे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। पंजाब में काफ़ी काम हो रहा है। इसी तरह सबसे बढ़ के मैं कहूँगा कि 16,000 से ज़्यादा घर डॉक्टर अमजद अखुवत ही सिर्फ ऑन ग्राउंड इसी प्रोग्राम के तहत अखुवत दे चुकी है। तो ये चीज़ें हैं। यस, मैं ये आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो हमारा जो स्पीड, जिस रफ्तार से चीज़ आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं है। हमें पूरी कौम को ये देखना है कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मंसूबा नहीं है, ये कौम की एक ऐसी ज़रूरत है जिससे हम में से कोई भी शख्स आंखें बंद नहीं कर सकता। जो आपने शुरू में ओपनिंग सेंटेंस कहा था कि 45 लाख नई आबादी में इजाफा बच्चे हैं, तो इन बच्चों को हमने बेघर नहीं करना है।
हमें एक साल में 7.5-8 लाख घर तो इन बच्चों के लिए बनाने ही है। सो ये ऐसा मिशन है, ये हो रहा है, बट आई डू एग्री कि जो स्पीड से, इसलिए कि बहुत से फैक्टर्स आपको पता है इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टम वो चेंज होने में भी वक्त लगता है। अपना घर बनाए तो टाइम लगता है, प्लानिंग होती है, जमीन लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, घर बनाने में टाइम है। Well said. ठीक है, आप तफसीलन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जैगम साहब बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया और तफसीली इस मौजू पर बातचीत की। हम चलेंगे और ओवरसीज़ की बात करेंगे, ओवरसीज़ जो जॉब्स हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है कि जो अपने रोज़गार के लिए यूएई का और सऊदी अरब का रुख कर रही है और इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाए जाएँ 2019 से लेकर अब तक के, तो इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। बट शाहजेब, क्या ये वादा नहीं था? क्या ये उम्मीद नहीं दिलाई गई थी? क्या ये लोगों के जहनों को प्रिपेयर नहीं कर दिया गया था कि बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे, अपने मुल्क में वापस आएंगे, अपने मुल्क में काम करेंगे, अपने मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएंगे? क्या ये हमें ख्वाब नहीं दिखाए गए थे? ये ख्वाब दिखाया गया था, लेकिन ये ख्वाब अब उल्टा होता जा रहा है, क्योंकि जो इसकी तादाद है लोगों के रोजगार के तलाश के लिए और बाहर जाने की, खासतौर पर यूएई और सऊदी अरब जाने की, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अगर हम थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 2019 के पहले 10 माह में 2,58,000 लोग जो है वो रोजगार की तलाश के लिए सऊदी अरब चले गए और 76,900 के करीब जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए। तो ये तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी क्या वजूहात है, बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है शाहजेब। कोई तो माइंडसेट है ना जो शिफ्ट हुआ है, कुछ तो है तो लोगों का भरोसा हिला है, कुछ तो है जिसमें लोग परेशान हो के यार अब क्या करें, बाहर चल के जाके काम करते हैं। लेकिन ये सोच आना, इस बात को हमें दबाना था, इस बात को खत्म करना था, इस बात की उम्मीद दिलानी थी अपने मुल्क में आके काम करें, अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेसेस को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी वेल्थ को ग्रो करें, बजाय इसके कि हम छोड़ के अब मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वैसे एक पहलू ये भी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा रहा है तो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स आ सकेंगे। लेकिन ये है कि ये तादाद का बढ़ना ये बहुत परेशान कुन है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है और अगर लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है तो वो इसी वजह से यूएई का रुख कर रहे हैं, सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर वो पैसे कमा सकें, अपना घर चला सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या है, क्या वजह है कि लोग अपना मुल्क छोड़कर, अपनी सब चीज़ें छोड़कर, ख़ासतौर पर अपनी फैमिली से दूर जाते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी फैमिली को छोड़ जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाकर रहते हैं और वहाँ बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद अपना रोज़गार कमाते हैं। So they don't have a choice. चॉइस अगर अवाम के पास होगी वो क्यों छोड़ के जाएगी अपनी फैमिली? बिल्कुल। चॉइस अगर अवाम के पास होगी तो वो क्यों अपने मोहल्ले, अपनी गलियां, अपनी जमीन, अपनी माँ, अपनी धरती के जाएगा? उसकी अगर जॉब्स होंगी, उसकी अगर कम से कम जो लगी हुई है ना उस पर भी उसकी गारंटी हो ना कि यार चलो ये लगी रहेगी भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आमदनी आ रही है, जो भी है मैं अपनों के साथ हूँ। लेकिन नहीं, जैसे कि आपने कहा कि लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका है, उनका फाइनेंशियली ब्रेक डाउन आ चुका है, उनका एक थ्रेशोल्ड हिट कर चुका है और इस पर बात करना बेहद जरूरी है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो बताइएगा मुख्तलिफ वक्तों में जो नौकरियां देने से मुतालिक इदाद-ओ-शुमार हैं वो क्या हैं, और इसके साथ साथ जो तादाद है वो हम देख रहे हैं बैरून मुल्क जाने की लोगों की वो बढ़ती जा रही है, इसके ख्वाहिशमंद बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 5 कैटेगरीज होती हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, जो और 98% सारा हमारा प्राइवेट सेक्टर ही करता है। जो हमारी एसोसिएशन है, हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कहलाते हैं, OEPs। ठीक है, इसमें आप लोगों ने मुझे एक फ़िगर शेयर की थी, मैंने भी अपना उससे टैली किया। तो आपको फिगर्स चाहिए जो लोग गए या जो अभी देखें, कोविड की वजह से बहुत कमी आई है 2020 में और 2021 में भी। अभी इसमें बेहतरी आ रही है। आपको मालूम है कि पहले गल्फ़ को ले लें, हमारा जो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड, ये मैक्सिमम लोग जाते हैं गल्फ़ में, और गल्फ़ में सऊदी अरबिया की फ़्लाइट्स बंद रही, UAE की बंद रही। हमारा मेन हब मैन पावर एक्सपोर्ट का सऊदी अरबिया है नंबर 1, इसके बाद है UAE, फिर कतर, ओमान और ये बाकी कंट्रीज़ आ जाते हैं। कुवैत रिसेंटली ओपन हुआ था मगर सिर्फ फ़िलहाल मेडिकल और पेट्रोलियम वगैरह के लिए, लेकिन अभी उसमें ये बेहतरी आएगी। तो रह गई बात दूसरे सेक्टर्स की, आप बात कर रहे थे, वो ये है कि यूरोप के सेक्टर की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है। ईस्टर्न यूरोप, जिसमें अभी रोमानिया भी खुला है, पोलैंड पहले से था, जर्मनी की तरफ भी हम गए हैं, और
इसी तरह सर्बिया भी है और भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं जिस पे काम हो रहा है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट हमसे हमारी मीटिंग्स कई हो चुकी थी, लेकिन इस पे गवर्नमेंट अभी कहीं पे तो काउंसलेट या एम्बेसी में वो CWO नहीं है। अच्छा उस्मान साहब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आप हमें बता सकते हैं कि किस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो ज्यादातर अपने रोजगार के लिए खासतौर पर UAE और सऊदी अरब जा रहे हैं और उनकी तादाद कितनी है? जी मैं आपको 2019 की फिगर देता हूँ। हाई क्वालिफाइड जो गए 15,475 और फिर यही लोग 2019 में 9,845। अच्छा ये फिर 2020 में ये गए 2028 और 2021 में गए 4,291। तो ये कमी आई है इसमें। अब आ जाए हाई स्केल्ड में। हाई स्केल्ड में 19 में 9,845, 3,459 ये 2020 में, और अभी तक जो अक्टूबर तक की फिगर है ये 2,736 है। इसके बाद स्केल्ड पे आ जाए जो 19 में गए 2,85,932 ये गए, और 2020 में 1,03,151। इसमें ज़्यादातर 95% गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। और सर ये 21 में अब तक 17,451 है। इसी तरह सेमी स्केल्ड में आ जाएं 64,876 थे 19 में, 17,284 थे 20 में, 17,451 थे अभी तक अक्टूबर में। इसी तरह सर अनस्किल्ड 2,49,075 थे 19 में, 95,783 थे 2020 में, और अब तक जो है 70,048 है 2021 में। ये जो फिगर्स हमने भेजी हैं। अच्छा उस्मान साहब आसान हम ये कह सकते हैं कि अगर 2019 के मुकाबले में देखा जाए तो क्या कोविड आने के बाद 2020 में इसमें इजाफा हुआ है? जी इजाफा अभी ग्रेजुअली हो रहा है, क्योंकि पहले ये था कि सऊदी अरबिया की बात बता दूं, वो फ्लाइटें 3 फरवरी से बंद थी। इसके बाद अभी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। हमारे साथ शामिल थे इस वक्त मोहम्मद उस्मान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कितना इजाफा हुआ है जो बेरोजगारी की वजह से लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं और ओवरसीज जाकर वहां पर जॉब्स कर रहे हैं। आई जस्ट बिलीव एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये चैलेंज हमारे मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकता तो दूसरे मुल्क के लिए क्यों बने? अगर इस अपॉर्चुनिटी को अपनाना ही है तो अपनी ज़मीन पर रहकर बनाइए, उम्मीद रखिए, मिलकर रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, और इंशाल्लाह कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान से शाहजेब और माया को दीजिए इजाजत। कल फिर एक बार एक नई उमंग और एक नई तरंग और नए अंदाज और एक आवाज़ बनकर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।